हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न टुनाइट। सो आज रात के लेक्चर में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की लास्ट फेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेसिकली ये तीनों एक ही नाम है, मतलब ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी बोलो या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। अगर हमारे पास कोई एक एटम है और अगर वो एटम एक आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एटम है जो कि आपका आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में है, अगर हम उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं या एक से ज़्यादा भी निकालना चाहते हैं, तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उससे वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, अब ये जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं टू रिमूव आउट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, बात समझ में आई? सिंपल बात ये है कि हमको जो एनर्जी देनी होती है एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, कोई भी नाम से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, देखो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्या बोला है? न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज में ही क्यों कन्वर्ट होगा? जब आपने एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दिया है, विलिंगली उसने अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दिया है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो उसको आप पॉजिटिवली चार्ज बोलोगे। तो जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। एग्जाम्पल के लिए, एम हमारे पास एक मेटल था, एम आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, सॉरी मेटल नहीं, एम आपका एक एटम था जो कि आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है और वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में है। अब मैंने क्या किया? थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, मतलब बाहर से मैंने एनर्जी सप्लाई करी और उससे इलेक्ट्रॉन मैं पुल कर रहा हूँ। तो ये जो एम था वो एम प्लस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस गैसियस में ये है, और एक इलेक्ट्रॉन देखो उससे रिमूव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर आ जाएगा, एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है आपकी, वो हमेशा किस में मेजर होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर होती है, और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी क्या है? किलो जूल पर मोल। मेजर किस में होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एसआई यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। अब जैसा कि हमने पिछले ट्रेंड्स के बारे में देखा था, पिछली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, जैसे एटॉमिक साइज डिस्कस किया था हमने, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसमें हमने देखा था कि ये सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर कर रही थी। तो सेम हमको यहाँ पे भी देखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ये भी उन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी जैसे बाकी प्रॉपर्टीज़ हमारी डिपेंड कर रही थी। तो ये भी हमारी डिपेंड कर रही है एटॉमिक साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो देखो, एटॉमिक साइज से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर थोड़ा सोचो कि अगर हम एटॉमिक साइज बढ़ा दें या कम कर दें। ठीक है, अगर मैं एटॉमिक साइज को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एटॉमिक साइज को बढ़ा रहा हूँ तो उससे क्या होगा? देखो, अगर हम एटॉमिक साइज को बढ़ा रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और आपके शेल्स बढ़ते चले आ रहे हैं, तभी तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियस और ये शेल्स बढ़ती चली आ रही हैं। तो जैसे मान लो कि इस शेल में आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसको आप पुल करके निकालना चाहते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी देके निकालना चाहते हो। ठीक है, तो ये कितने शेल दूर है? एक दो तीन, तीन शेल दूर है। ठीक है, और इसको क्या है कि न्यूक्लियस इसके ऊपर उतना फोर्स लगा के पकड़ नहीं पाएगा, तो हमको कुछ ही एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कुछ ही आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से मान लो अगर एक शेल, एक डॉट 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 अगर हम और बना दें, एक शेल और इंक्रीज करवा दें, और अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होके इस डॉटेड वाले शेल में है, तो अब फिर से डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई, मतलब एटम का साइज बढ़ गया, तो न्यूक्लियस का पुल कम हो गया। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो हमको बहुत ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी,
और उतने ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी में वो इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब दूसरी बात है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो सिंपल बात ये है कि अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो भाई न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अब जब वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियस उसको छोड़ेगा नहीं, तो हमको अब एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन पुल करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका बढ़ जाएगा या आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हैं, देखो। ग्रेटर द एटॉमिक साइज लेसर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। दस इट मेक्स द रिमूवल ईजियर, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ईजियर हो जाएगा। दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, हमारी कम लगेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देखें तो देखो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में यहाँ लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आपका ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, देयरफॉर आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने मेटालिक कैरेक्टर और साइज के बारे में ट्रेंड्स डिस्कस किए थे कि आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो तो उसके साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा या मेटालिक कैरेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो सेम वे में हमको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का भी बारे में देखना है। तो अब अगर आप अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हो तो याद करो, अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज हमारा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था एटॉमिक साइज का, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी देखी थी आयनाइजेशन में, हमने ये जो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था एटॉमिक साइज पे कि अगर आपका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। उसी तरीके से अगर आपका एटॉमिक साइज घट रहा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो उससे ये होगा कि साइज कम होगा, साइज कम होगा तो हमको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, पीरियड नंबर 2 का एग्जांपल लिखा है मैंने। लिथियम का कितना एनर्जी लग रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 520 किलो जूल पर मोल लग रहा है। उसी तरीके से बेरिलियम 899, बोरॉन 801, ये थोड़ा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अब ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, ये हमको 11th क्लास में पढ़ने को, इसका रीज़न हमको 11th क्लास में पता चलता है। ठीक है, यहाँ अभी कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से कार्बन कितना दिया है, 1086। तो आप देख सकते हो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे बढ़ते चले जा रहा है। और नियॉन का तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि नियॉन आपका ऑक्टेट पूरा का पूरा उसका कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो उसका कितना हो गया, 2080। इसका मतलब ये है, सिंपल बात ये है कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हो तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, देयरफॉर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, सिंपल बात ये है। अब हमने पीरियड के बारे में डिस्कस किया, अब हमको ग्रुप के बारे में देखना है। देखो ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या थी कि डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल से कम हो जाएगा। तो अगर वैलेंस शेल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओके, ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे हमने एग्जांपल भी देख लिया, लिथियम का 520, सोडियम का देखो लिथियम से कम हो गया, नीचे आ रहा है, ग्रुप में नीचे आएगा 496, पोटेशियम का सोडियम से भी कम और लिथियम से तो कम रहेगा ही, रुबीडियम का और कम, और सीजियम का सबसे ज़्यादा कम 374। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एक नोट यहाँ पे मैंने लिखा है, वो देख लो। देखो
अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम का सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है, क्योंकि वो पीरियड में सबसे लास्ट में आएगा, 18th वाले ग्रुप में आएगा वो, और उस ग्रुप में वो सबसे पहले पे आएगा, ठीक है। वो ग्रुप में सबसे पहले एलिमेंट आपका हीलियम ही होगा, और हमको ये पता है कि ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो इसका मतलब 18th ग्रुप में आपका सबसे ज़्यादा हीलियम का होगा, और ओवरऑल अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो भी आपका किसका होगा, हीलियम का ही आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा, सीजियम का होगा, जो कि आपका लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें, देखो मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होते हैं, राइट साइड में बिलोंग करते हैं, ठीक है, राइट साइड में पहुंच जाते हैं नॉन मेटल। तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए, देयरफॉर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको ये आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं हम इसको। तो सिंपल वे में इसको मैं समझाता हूँ। देखो अगर आपके पास फिर से वही, जैसे हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था कि आपके पास क्या है, एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है, सेम यहाँ पे भी हमारे पास एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है। लेकिन अब की बार वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तभी यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है, ठीक है। तो अब की बार वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो वो लास्ट में एक खुशी से अपनी तरफ से एक एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एक कंपनसेशन के तौर पे वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है एटम के द्वारा, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एक एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो कि आपको कोई चीज़ दी गई है, आप खुशी में उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो खुशी से आपकी एनर्जी निकलेगी। सेम वे में यहाँ पे भी एटम की भी खुशी से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion, और वो कैसा होगा, anion होगा, by the addition of electrons is called electron affinity, ठीक है। तो ये एक X नाम का हमारा क्या है, एक एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये किस में आपका बदल गया, X माइनस में बदल गया, एक एनायन में बदल गया, और साथ ही साथ ये एक एनर्जी रिलीज कर रहा है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सेम वे में जैसे आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट थी, तो सेम वे में इस एनर्जी की भी सेम ही यूनिट होगी, क्योंकि भाई एनर्जी है तो एनर्जी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर मोल। अब ये जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी हमको, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ये था कि हम खुद से एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है कि वो जो एटम है वो खुद एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एटम से एनर्जी लूज हो रही है। तो लूज हो रही है तो इसका मतलब आप उसको किससे दिखाओगे, नेगेटिव साइन से दिखाओगे। यहाँ लिखा है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, क्योंकि एटम एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो, क्लोरीन गैस है हमारा, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, वो Cl माइनस में बदल गया, और उससे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन इसका अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाना होता क्लोरीन का, तो वो आप कैसे लिखोगे, -349 किलो जूल पर मोल लिखोगे। बात समझ में आ गई। तो समझ में आया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। अब सेम वे में जैसे आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड कर रहा था एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि आपका क्या है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अब फिर से वही बात कि अगर एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है,
अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लग जाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके पास, उसको वो स्टेडिली होल्ड करके नहीं रख पाएगा। ओके, तो जब वो उसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा तो इसका मतलब ये है कि उससे एनर्जी भी कम निकलेगी। ओके, तो बात समझ में आई। तो या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एटम का साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी जल्दी गेन कर पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर पाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तौर पे ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा या ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लूज करेगा। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, सिमिलर स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज द effective attractive force between the nucleus and the valence electron is greater in a smaller atom। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस उसको भी एक्सेप्ट कर पाएगा, सिंपल बात ये है। और सेम वे में न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो फिर से आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर पाएगा और उसकी वजह से वो एनर्जी बहुत जल्दी लूज कर जाएगा, ठीक है, एज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आ गई? चलो आगे इसका भी हमको वेरिएशन देखना है, तो वेरिएशन सेम वही, इन पीरियड और डाउन द ग्रुप हमको देखना है। तो इन पीरियड क्या हो जाएगा, आपके एटम का साइज कम होता है। अब जब एटम का साइज कम होगा तो अभी हमने ऊपर देखा कि जब आपके एटम का साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या होगा, एटम का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक नोट है, देखो एक एक्सेप्शन है आपका ग्रुप नंबर 17 में, फ्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर होता है देन क्लोरीन। अभी हमने देखा कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, बट ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, और उसी तरीके से ग्रुप नंबर 16 में भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोअर होता है। ये होता इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन दोनों का जो साइज है एटम का वो बहुत कम होता है, और साइज कम होने के चक्कर में देखो इसके लास्ट में आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे और ऑक्सीजन के लास्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इन सातों में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा और इन 6 में भी रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाती है, ठीक है। वहीं यहाँ पे लिखा है, बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम इज वेरी स्मॉल, एज अ रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड दस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील मच अट्रैक्शन। ओके, ये बात समझ में आ गई? चलो लास्ट हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो कि है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। अगर कोई एलिमेंट या एटम को अगर हम कंसिडर करें, वो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर वो बहुत जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ बुला रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलोगे। अब सेम वे में ये भी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, सेम वही एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर एटम का साइज कम हुआ, ठीक है, अगर एटम का साइज कम हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो किसी के इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर हम इसको दूसरे वे में ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि अगर एटम का साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। सेम वे में न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो
अब इसका भी हमको ट्रेंड देखना है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा और अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो देखो डाउन अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, एटम का साइज कम होगा, एटम का साइज जब कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो देखो डाउन, अगर हम अक्रॉस द पीरियड को कंसिडर करें, अक्रॉस द पीरियड को अगर हम कंसिडर करें तो आपका साइज लिथियम का, जैसे अगर हम माने पीरियड 2 को माने, ठीक है, पीरियड 2 को अगर हम कंसिडर करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर लास्ट में नियॉन, ठीक है। तो इसका साइज सबसे बड़ा होता है, फिर साइज धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाता है। तो साइज जब डिक्रीज करने लग गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये किसी के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब किसी के इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है, ये जो लिथियम है ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पीरियड 2 में, ओनली पीरियड 2 में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के। और उसी तरीके से फ्लोरीन जो होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ओके, और अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोरीन ही होता है, ठीक। उसी तरीके से डाउन द ग्रुप, अब अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एटम का साइज बढ़ेगा भाई, एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगी, वो किसी के इलेक्ट्रॉन को, किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, ठीक है। अब आता है लास्ट चीज जो कि आपका क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। देख लो, इसको भी सब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो अगर आप सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखो, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को और अगर हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखें तो इन दोनों की प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा रिजेम्बलेंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था कि अगर कोई एलिमेंट एक ग्रुप को बिलोंग करता है तो उसकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप से मैच करती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बात आ रही है कि सेकेंड पीरियड की एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ मैच कर रही है, ठीक। तो इस तरीके के जो रिलेशनशिप हो जाता है कि सेकेंड और थर्ड के बीच में आपका रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है, उसको आप एक डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हो, ठीक है। क्यों डायगोनल, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पीरियड टू का एलिमेंट लिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और पीरियड 3 के एलिमेंट लिए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन लिए, ठीक है। तो ये देखो लिथियम का रिजेम्बलेंस किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है, मतलब लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, मैग्नीशियम से कर रही है। बेरिलियम की किससे कर रही है, एल्यूमिनियम से कर रही है। और बोरॉन की किससे कर रही है, सिलिकॉन से कर रही है। तो एक डायगोनली रिलेशनशिप बन रहा है, देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन और सिलिकॉन, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, इनको आप ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हो, ठीक है। ब्रिज एलिमेंट क्यों, क्योंकि वो एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस दिखाते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, जो कि आपके एट राइट डायगोनल पे प्रेजेंट रहते हैं ऑफ द एलिमेंट। दिस लीड टू अ डायगोनल रिलेशनशिप। और ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। ये उसका एग्जांपल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पूरा एग्जाम में लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है ये वाला। अब हमको क्या करना है कि जो सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पूरे चैप्टर को रिवाइज करो। अगर कुछ डाउट आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।